फिलहाल आपको बताते हैं बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर में फिर से धरती कांपी है, भूकंप आया है। जी हां, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और इनकी तीव्रता 5.5 मापी गई है। आपको बता दें, भूकंप के दिल्ली एनसीआर में तेज झटके महसूस किए गए। घरों से बाहर लोग निकल कर आ गए जब ये भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भूकंप का केंद्र था। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भूकंप से जुड़ी हुई दिल्ली और एनसीआर इलाके में भूकंप के तीव्र झटके महसूस किए गए हैं। आपको याद ही है कि पिछले कुछ दिनों पहले ही राजधानी जयपुर में भी भूकंप के तेज झटके लोगों को सुबह सुबह महसूस हुए थे। और फिलहाल जो खबर और जानकारी आ रही है, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 5.5 इसकी तीव्रता मापी गई है और जो केंद्र बताया गया है वो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग को बताया जा रहा है, इस भूकंप के केंद्र को। और लोग जैसे ही ये तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए उसके बाद वो सुरक्षित अपने अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे जब भूकंप के झटके आ रहे थे तो घर के ऊपर, घर पर लगे हुए पंखे हिल रहे हैं और साफ तौर पर जब लोग इस भूकंप के झटकों को महसूस कर रहे थे तो उन्होंने तुरंत एहतियात बरतते हुए बाहर निकलने का घर से फैसला किया और उसके बाद वो बाहर आ गए। चर्चा का विषय देखिए, अब जो और आंकड़ा बढ़ा है, 5.8 तीव्रता बताई जा रही है। हाई इंटेंसिटी 5.8 होती है। 5.8 तीव्रता के भूकंप के जो झटके महसूस किए गए हैं वो काफी तीव्र माने जाते हैं और काफी तेज ये झटके रहे हैं। और जाहिर तौर पर लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए। और जब इतनी इंटेंसिटी से भूकंप के झटके आते हैं और इस वक्त जब ये अभी का वक्त जो 10 बजे का है, इससे कुछ देर पहले ये भूकंप के झटके जब आए तो अब लोगों को इस चीज का अभी डर होगा, इस चीज की आशंका होगी कि आगे और भी झटके भूकंप के महसूस किए जा सकते हैं। अपने अपने एक्सपीरियंस लोग घर से बाहर निकलकर बताते हुए देखे जा रहे हैं और चर्चा का विषय इस वक्त ये बना हुआ है। लोग बड़ी संख्या में अपने अपने घरों से बाहर निकलकर आ गए। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बताएं कि भीलवाड़ा भट्टी कांड से जुड़ी ये खबर है, जहां एडीएजी क्राइम दिनेश एमएन घटनास्थल पर पहुंचे। डीजीपी उमेश मिश्रा ने निर्देश दिया था, उसके बाद वो कोटड़ी पहुंचे। घटनास्थल का उनकी तरफ से निरीक्षण किया गया। डीजीपी ने जल्द ही चालान पेश करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। साफ तौर पर ये मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया कि आरोपी तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन जल्द से जल्द कार्रवाई करके दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ये फास्ट ट्रैक में इनका केस चलाया जाए, इसकी कोशिश होनी चाहिए। हालांकि पुलिस की तरफ से भी कहा गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलाएंगे। निर्देश इसको लेकर कोर्ट से गुजारिश करेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये हो। फिलहाल अभी जो वैधानिक कार्रवाई होती है, अभी जांच चल रही है। इससे पहले आपको बता दें कि एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया था। ये ताजा तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं, जहां पर दिनेश एमएन, एडीजी क्राइम दिनेश एमएन यहां पहुंचे और एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देश के बाद यहां स्थितियों का जायजा लिया। कुछ देर पहले ही एफएसएल की टीम पहुंची थी। एफएसएल की टीम के अगुवाई आईजी रेंज की तरफ से की गई थी। उन्होंने भी जाकर वहां एफएसएल की टीम के साथ साक्ष्य जुटाने की कोशिश की। अभी वहां हालातों का जायजा एडीजी क्राइम दिनेश एमएन की तरफ से लिया गया। उन्होंने पूरी परिस्थितियों को देखा, कैसे बच्ची जहां जंगल में बकरियां चराने गई थी, उसके अलावा जो भट्टी जिसमें ये आरोपी भी कबूल कर रहे हैं, जैसा पुलिस का कहना है कि वहां भट्टी में झोंक दिया था, फिर उसके बाद बच्ची के अवशेष को काट कर पोखर में फेंक दिया था। तो एक एक जगह का मुआयना एडीजी क्राइम दिनेश एमएन की तरफ से लिया गया। आपको अगली खबर के बारे में बताते हैं। दरअसल एफएसएल की टीम का जो हमने जिक्र किया, भीलवाड़ा भट्टी कांड में एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। हालांकि वो साक्ष्य जुटाने के बाद घटनास्थल से रवाना हो चुकी है। पूरे घटनास्थल का टीम ने जायजा लिया। महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठा करके टीम रवाना हो चुकी है। अजमेर रेंज आईजी लता मनोज ने एफएसएल टीम के साथ वो रवाना हो चुकी है।
रेंज आईजी लता मनोज घटनास्थल पे पहुंच चुके हैं। एफएसएल टीम को लेके पहुंचे थे। लगातार यहां पे साक्ष्य जुटाने का और काम किया जा रहा है। केसेस में क्या डेवलपमेंट आए हैं, अभी तक पुलिस कहां तक पहुंची है और क्या नया डेवलपमेंट आया है, किसी को हिरासत में लिया गया, ये बात करते हैं। मैडम, और क्या नया डेवलपमेंट है? 4 आरोपियों को आपने गिरफ्तार कर लिया, 2 को और आपने आज हिरासत में लिया है और की भी कोई संभावना जताई जा रही है। अभी यहाँ पे एफएसएल टीम के साथ आप पहुंचे थे, क्या साक्ष्य मिला? देखिए, जयपुर से एक सुपर स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स की टीम जो स्टेट एफएसएल है, वहां से आज पूरी टीम यहाँ मौके की विजिट उन्होंने अभी जस्ट की है। पूरे घटनास्थल का, आसपास के क्षेत्र का उन्होंने निरीक्षण किया है। बहुत ज्यादा जानकारी अभी इस स्तर पे साझा करना उचित नहीं रहेगा केस के इन्वेस्टिगेशन के हित में, बट आपको सूचित ये कर रहे हैं कि हाईएस्ट लेवल पे जो एफएसएल टीम आ सकती है उसको हम मौके पे लाए हैं पूरे साक्ष्य को एकत्रित करने की दृष्टि से। मैम, कहीं ना कहीं ये तो बता सकते हैं कि पुलिस को कोई साक्ष्यों में कोई बड़ी कामयाबी मिली है, बड़े साक्ष्य मिले जिसमें और भी कोई खुलासे हो सकते हैं या डेवलपमेंट आ सकते हैं इस केस में, ताकि मुजरिमों को कड़ी सजा दी? अभी हम सारे ही स्तर पे, देखिए, जितने भी तरह के एविडेंस हो सकते हैं ना, सारे एंगल्स पे काम कर रहे हैं। प्रायोरिटी ये है कि इस केस को जल्द से जल्द कोर्ट तक पहुंचाया जाए। ये थे हमारे साथ अजमेर रेंज आईजी, जो लगातार इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस केस को कोर्ट में पहुंचाया जाए ताकि मुजरिमों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। जयपुर हेरिटेज मेयर पति घूसकांड मामले में आरोपियों को एसीबी ने कोर्ट में पेश किया। मेयर पति सुशील गुर्जर, नारायण और अनिल नाम के बाकी 2 आरोपी पेश हुए। एसीबी कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड पर इन तीनों को ही भेजा है। सुशील गुर्जर, नारायण और अनिल को 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। मेयर पति सुशील गुर्जर का दावा है कि एक बड़े कांग्रेस नेता के इशारे पर फंसाया गया है। षड्यंत्रपूर्ण तरीके से उसने मनोज मुदगल क्योंकि डिप्टी मेयर बनना चाहता है, इसलिए षड्यंत्रपूर्ण तरीके से हमारे घर पे ऐसा करवाया। कोई दिक्कत नहीं ले गई है, लेकिन मनोज मुदगल जब से मेयर साहब मेयर बनी है, जब से वो डिप्टी मेयर बनना चाहता है, तो सुधांशु के लिए चाहे आप पता कर लेना, वो दिन में 8 घंटे उधर बैठता है। तो ये मान के चला जाए कि राजनीतिक साजिश है इसमें? 101% राजनीतिक साजिश है। किसने बताया आपको? किसने बताया? बाड़मेर के बालोतरा से बड़ी खबर है। घर के आगे बनी पानी की डिग्गी में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। दोपहर बाद स्कूल से घर आकर डिग्गी पर ये दोनों भाई गए थे, पैर फिसला, एक भाई उसमें जा गिरा, दूसरा बचाने के लिए उतरा, पानी में दोनों भाइयों की डूबने से मौत हो गई है। खट्टू निवासी बाबूलाल चौधरी के बेटे श्रवण और कृष्ण की मौत हो गई। तो बड़ी दुखद घटना एक परिवार के लिए, जिसके 2 बेटे डिग्गी में डूबने से असमय ही उनकी मृत्यु हो गई है। बाड़मेर की यह खबर है, जहां बालोतरा की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डूबने के कारण 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। पानी की डिग्गी में ये दोनों डूबे हैं। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक स्कूल से घर आए ये दोनों और डिग्गी पर गए थे। उसी दौरान पैर फिसला एक भाई का और दूसरा भाई भी उसको बचाने के चक्कर में डूब गया। राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों का संकट लगातार बना हुआ है। पेंशन और पगार देर से आने का दौर चल ही रहा था, इसके साथ ही दूसरी मांगे भी अभी लंबित हैं। इस बीच तेलंगाना सरकार ने अपने प्रदेश के रोडवेज को सरकारी विभाग की मान्यता दे दी है, लेकिन राजस्थान में यह मांग पिछले 2 सालों से अटकी हुई है। यह हाल तब है जब मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने 2 साल पहले सीएम गहलोत को खत लिखकर रोडवेज को सरकारी विभाग में शामिल करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। अब रोडवेज कर्मचारी 11 अगस्त को बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। एटक सहित रोडवेज के श्रमिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा सरकार से लगातार ये मांग करता आ रहा है कि आप इसे जब सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं तो हरियाणा, पंजाब और आंध्र और तेलंगाना की तरह राजस्थान रोडवेज को भी सरकारी उपक्रम बना के अपने अधीन करके राज्य सरकार को उपक्रम बना के इसे संचालित करे। और ये संयुक्त मोर्चा लगातार काफ़ी लंबे समय से इसकी मांग करता आ रहा है। प्रताप सिंह जी ने भी एक बार मुख्यमंत्री महोदय को अपनी चिट्ठी लिखी थी, उसमें उन्होंने भी कहा था कि इसको राज्य सरकार का उपक्रम बना लिया जाए। बीकानेर जिले से छतरगढ़ और खाजूवाला तहसीलों को अनूपगढ़ जिले में शामिल करने को लेकर उपजे विरोध के बीच ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 19 नए जिले और 3 संभाग बनाकर ऐतिहासिक काम किया है। इससे आमजन के प्रशासनिक कार्य सुगमता से होंगे। गौरतलब है कि खाजूवाला और छतरगढ़ तहसील के लोग पहले से ही उन्हें बीकानेर जिले में रखने की
मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें अनूपगढ़ जिले में शामिल कर दिया है, जिसके बाद शुक्रवार को लोगों ने सड़क पर आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 19 नए जिले बना करके राजस्थान का एक तरह से भूगोल ही बदल गया। और आप समझ सकते हैं कि जो प्रशासनिक इकाइयां बनती है, जिले नए बने हैं, तो लोगों को नजदीक पर प्रशासनिक सुविधाएं मिलेगी, हर तरह के न्याय मिलेगा। जिला बनने से सभी तरह के कार्यालय बनते हैं और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी का ये निर्णय है, ये ऐतिहासिक निर्णय है। कोटा में भी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला कांग्रेस कार्यालय में चुनाव की तैयारियों का लेकर एक बैठक आयोजित हुई। जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी के नेतृत्व में यह बैठक हुई, जिसमें महापौर राजीव अग्रवाल और प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव समेत कांग्रेस नेता, पूर्व प्रत्याशी और बड़ी तादाद में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता शरीक हुए। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने कहा कि कोटा में हुए हजारों करोड़ के विकास कार्यों से जनता अभिभूत है और यहां का माहौल पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में है। हमारे कोटा के धारीवाल जी का विकास है, घर दर तक दस्तक देंगे, पोलिंग बूथ वाइज बायोडाटा मीटिंग लेके घर घर पहुंचाएंगे। और हमने ये भी प्रण लिया है, जो कोर्ट सरकार तो बनाएंगी, अशोक गहलोत की रिपीट करेंगे, इसके लिए कटिबद्ध हैं और संकल्पित हैं, लेकिन साथ ही हमने ये भी लिया है कि कोटा दक्षिण, जिसके बारे में कहते हैं कि सब गढ़ है, इस गढ़ को इस बार नेस्तनाबूद कर देंगे और कांग्रेस कार्यकर्ता इसका किसी को भी टिकट मिले, कोटा दक्षिण से भी कांग्रेस को जिताएंगे। जयपुर एयरपोर्ट से बड़ी खबर है, जहां पर इंडिगो एयरलाइंस का सर्वर ठप हो गया और इंडिगो की सभी फ्लाइट्स का शेड्यूल भी इससे बिगड़ गया। 30 से 60 मिनट देरी से इंडिगो की उड़ानें चल रही हैं। 9:15 बजे हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट 6E657 रात 10:05 पर रवाना हुई। 11:40 पर मुंबई जाने वाली फ्लाइट 6E6945 का टाइम आगे बढ़ गया, वो रात 11:30 बजे रवाना होगी। 10:40 पर अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट 6E7128 अब रात 11:20 पर रवाना होगी। यात्रियों को एयरपोर्ट पर हो रही परेशानी और इसको लेकर काफी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। सर्वर ठप हो गया है और इस वजह से उसको दुरुस्त करने की कोशिश आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही है। और वहीं एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं, जहां पर टोंक के मालपुरा से बड़ी खबर है। कांवड़ यात्रा से जुड़ा यह मामला है। कांवड़ यात्रा समितियों ने यात्रा नहीं निकालने का फैसला लिया है। परंपरागत रास्ते से कांवड़ यात्रा की प्रशासन की अनुमति नहीं है। एसपी राजर्षि राज वर्मा ने मालपुरा थाने में बैठक ली है। कांवड़ यात्रा समितियों और हिंदू समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। प्रशासन के तय किए गए नए मार्ग पर सहमति नहीं बनी है। गनवर राजपुरा समितियों का नए मार्ग से कांवड़ यात्रा नहीं निकालने का फैसला है। कांवड़ यात्रा नहीं निकालने की प्रशासन को लिखित में सूचना दी गई है। और फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। लोग ने आगाज किया, लेकिन इसके पहले हुई खास कबड्डी, कौन कौन इसमें रहे शामिल और क्या है इसका संदेश, इस रिपोर्ट में देखते हैं। सीएम का टॉस, मंत्रियों ने खेली कबड्डी। चुनाव से पहले मैदान में मंत्रियों विधायकों के दांव। चुनाव में भले अभी वक्त हो, लेकिन सियासी गर्मी चढ़ने से पहले सीएम अशोक गहलोत अपनी टीम को तरोताजा और फिट रखने के लिए खुद मैदान में उतरे। हालांकि पांव में चोट के कारण सीएम गहलोत ने दो टीमों के बीच कबड्डी के लिए टॉस किया और फिर क्या था, आपस में भिड़ गए मंत्रियों की दो टीमें। ये मैच है टीम ए और बी के बीच। पहली टीम के कप्तान है अशोक चांदना, तो दूसरी टीम की अगुवाई की महेश जोशी ने। लेकिन हैरान ना हो,
ये सियासी कुश्ती नहीं बल्कि शहरी और ग्रामीण ओलंपिक के आगाज से पहले उद्घाटन मैच था, जो मंत्रियों और विधायकों के बीच खेला गया। इसमें ए टीम के कप्तान खेल मंत्री अशोक चांदना थे। इसमें चांदना के साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और कुछ खिलाड़ी मौजूद रहे। वहीं बी टीम के कप्तान मंत्री महेश जोशी रहे। इसमें मंत्री लालचंद कटारिया और कृष्णा पूनिया, गोविंद राम मेघवाल भी शामिल थे। 5 अलग अलग राउंड खेले गए। इसमें मंत्री महेश जोशी की टीम ने जीत दर्ज की। इस कबड्डी मैच में ओलंपिक प्लेयर और मंत्री कृष्णा पूनिया के दांव के सामने बाकी किसी की नहीं चली। अपने मंत्रियों के बीच की इस कबड्डी से सीएम गहलोत भी काफी खुश नजर आए। राजस्थान के हर जिले में जिस प्रकार से आयोजित किया जा रहा है वो भी अपने इतिहास है। हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर पिछले साल हमने पहला प्रयोग किया था राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों का, राजीव गांधी नाम से। इसी के साथ सीएम ने लोगों को फिट रहने का मंत्र देते हुए प्रदेश के पहले ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत की। पिछली बार 30 लाख लोगों ने पंजीकरण करवाया, इस बार 58 लाख और 28 लाख लोगों ने अपने पंजीकरण करवाया है। आप सोच सकते हैं कि इस कदर लोगों में उत्साह है, क्रेज है। आपको बता दें कि प्रदेश की 11,252 पंचायतों और 535 नगर निकाय में एक साथ शुरू हुए ग्रामीण ओलंपिक में 58 लाख से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 5 अगस्त से 18 सितंबर तक आयोजित होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों में 7 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। मोटे तौर पर इस आयोजन पर 130 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सरकार के ऐलान के मुताबिक जो खिलाड़ी राज्य स्तर पर चैंपियन बनेंगे उन्हें होमगार्ड भर्ती में प्राथमिकता मिल सकती है, तो मेडल विजेताओं को सरकारी कॉलेजों में एडमिशन में प्राथमिकता मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा। इन रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाएगा। तो आपको बता दें, पुनर्विकास कार्यों की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार दोपहर 11 बजे एक साथ रखेंगे। ये रेलवे स्टेशन 24,000 करोड़ की लागत से बनेंगे। इनमें राजस्थान के 82 रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। और वहीं वृंदावन स्थित श्री आनंदम धाम ट्रस्ट के पीठाधीश्वर रितेश्वर महाराज 2 दिन के जयपुर दौरे पर हैं। शनिवार को जयपुर के निजी होटल में प्रेस वार्ता कर मेवात में हुई हिंसा को लेकर महाराज जी ने कहा, मेवात ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। पकड़कर उनके साथ सख्ती से अगर निपटा जाएगा और धर्म का प्रचार प्रसार होगा और नीति का प्रचार प्रसार होगा तो आने वाले समय में भारत उत्थान करेगा। ये इसलिए नहीं करता कि मैं भारतवर्ष में रहता हूं। संविधान के तहत सभी पार्टियां सूचीबद्ध हैं। यहाँ पर कोई पार्टी पाकिस्तान से सूचीबद्ध यहाँ पर नहीं है कि हम उनके विरोध में नीतियों का विरोध कर सकते हैं। जो राष्ट्र प्रेम की बात करेगा, जो राष्ट्र के उत्थान की बात करेगा, जो सर्वहित की बात करेगा, उसके साथ हम सदा। राजधानी जयपुर में स्कूली छात्रों ने कैंसर रोगियों के लिए ऐप बनाया है। इसका नाम होप कनेक्ट है। ये ऐप जयश्री पेडीवाल इंटरनेशनल स्कूल के 12वीं के छात्र प्रीत अग्रवाल, अनहत और पुलकित गुप्ता ने बनाया है। HCG कैंसर हॉस्पिटल और मंगलम मेडिसिटी में होप कनेक्ट ऐप लॉन्च किया गया। शनिवार को इस ऐप की लॉन्चिंग की गई। यह ऐप कम्युनिटी बिल्डिंग ऐप है जो कैंसर से प्रभावित रोगियों को सशक्त बनाने और उनसे जुड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मरीजों को काफी फायदा देगा। जैसे कई बार होता है जब मरीज की कीमोथेरेपी हुई, सर्जरी हुई, कुछ छोटे छोटे सवाल होते हैं, क्या खाना है, आज मुझे अभी छोटी सी दिक्कत हो रही है, तो वो बार बार हर छोटी बात के लिए दिन में 10 बार डॉक्टर को फोन नहीं कर सकता मरीज, तो डॉक्टर भी कई बार अटेंड नहीं कर पाते उसका कॉल को। ऐसे में इस तरह के जो ऐप है वो एक तरह से AI बेस्ड होते हैं। पैशनेट अबाउट हेल्पिंग कैंसर पेशेंट्स एंड हम बहुत एक्साइटेड हैं कि ये ऐप फाइनली लॉन्च हो चुकी है अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑल ऑफ दीज एक्सपर्ट्स, दीज
very accomplished doctors and Jayashree ma'am. हम बहुत excited हैं for this app to actually reach people, ये लोगों तक पहुँचे और लोग इसे इस्तेमाल करें and that we create real impact. इस तरह के apps जो कि मैं कहूँगा कि इंडिजियसली डेवलप्ड हैं, हमारे बच्चों ने हमारे कल्चर बैकग्राउंड को, हमारी कंट्री को ध्यान में रख के जो बनाया है, इसके लिए साधुवाद के पात्र भी हैं। और मैं समझता हूँ कि मेडिकल कैंसर ट्रीटमेंट का जो एक मिसिंग लिंक था वो इस होप कनेक्ट ऐप के थ्रू जो है वो पूरा होगा। प्रदेश हमारा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।